हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और भूगोल विषय में आज का टॉपिक रहेगा पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल कितने प्रकार के होते हैं और उन परिमंडलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सबका अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 4 परिमंडल होते हैं: स्थल मंडल, जय मंडल, वायुमंडल और जैव। यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल 4 प्रकार के परिमंडल होते हैं और उनका हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखा जाए। जैसे कि देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि देखिए ये ऊपर है जल मंडल। देखिए, जैसे देखिए इधर देखिए वायुमंडल, यहां देखिए स्थल मंडल, ये जल मंडल। इसका मतलब कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जल जो है जल मंडल में आता है। पृथ्वी पर उपस्थित मौजूद सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण वायुमंडल के पार्ट हैं। और पृथ्वी का ऊपर का जो ठोस भाग और मिट्टी जिसमें हम लोग कृषि करते हैं वो किसके पार्ट हैं? स्थल मंडल के। और इन तीनों का सम्मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। यानी इन तीनों की मौजूदगी की वजह से जिस मंडल का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है जैव मंडल। ठीक है, जैसे देखिए और भी इमेज में देखते हैं हम लोग। देखिए, ये देखिए देखिए वायुमंडल में जो भी हवाएं होती हैं वो देखिए वायुमंडल हो गए। स्थल मंडल देखिए पृथ्वी का जो ठोस भूभाग होता है जिसपे मृदा रहती है, जिसपे कृषि की जाती है, पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु रहते हैं। उसके बाद देखिए जल मंडल, यानी जो जलीय भाग होता है जैसे समुद्र, महासागर, तालाब, नदियां, है ना, हिमनद, ये सब किसके पार्ट हैं? जल मंडल। और इन तीनों का सम्मिश्रण जो होता है देखिए जैव मंडल होता है। यानी तीनों का कहीं देखिए कुछ कुछ जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं जो स्थल मंडल में रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वायुमंडल में रहती हैं। यानी वायुमंडल से भी ये लोग हवा या और भी चीजें जो है उपयोग करती हैं, तो इसीलिए इसको तीनों का मिश्रण बताया जाता है। देखिए इसको और भी इमेज के माध्यम से देख लीजिए। देखिए वायु है, स्थल मंडल है, फिर देखिए ये जीव मंडल है और ये जल मंडल। देखिए जल में मछलियां हैं, देखिए आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, फिर देखिए पर्वत पहाड़ दिखाए गए हैं। फिर स्थल मंडल जो है वहां पर देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे ये सब हैं, पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो वो जैव मंडल हो गया। ठीक है, देखिए इसको और भी देख लेते हैं। देखिए पूरा पृथ्वी के परिमंडल का सम्मिलित रूप है। देखिए अब ये देखिए पृथ्वी के स्थल मंडल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, पहाड़ी, ठीक है, और झीलें, नदियां, ये सब देखिए समुद्र, समुद्र के तट, विभिन्न प्रकार के और भी स्थलाकृतियां जैसे द्वीप, महाद्वीप। अब आइए चलिए इनको क्रमवाइज अध्ययन किया जाए डिटेल में व्याख्या के साथ। जैसा कि आज का टॉपिक है पृथ्वी के परिमंडल, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए कि हमारी पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है, ये हमें पता है कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें हमारी पृथ्वी क्या है? विशिष्ट है। यानी इसी पर जीवन पाया जाता है और बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें जीवन नहीं पाया जाता है। फिर देखिए यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। फिर देखिए यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल, वायु उपस्थित है। इन तीनों जो चीजें जरूरी होती है किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। वो क्या क्या है? भूमि है, जल है, वायु है। फिर देखिए हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहां जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी ये तीनों तत्व पाए ही नहीं जाते हैं बल्कि एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलते हैं, और जिसकी वजह से
हमारे लिए या जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे जीव इस ग्रह पर रहते हैं। देखिए, जीवन वही संभव है जहां ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पाए जाने से ही हो जाए, पाए जाने से नहीं होगा, जब इनके बीच में अंतःक्रिया होती है, यानी ये एक दूसरे से मिलते हैं, तब जीवों को जीवित रहना या जीवों का पाया जाना संभव हो सकता है। इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। ठीक, अभी मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया है। जैसे देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए, धरातल का वह भाग जहां पे जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखिए, और देखिए, पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसका मतलब जो हिमनदों पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों पे जो बर्फ के रूप में जल जमा रहता है वो भी इसी का पार्ट माना जाता है, और जो जल जलवाष्प के रूप में होता है वो भी माना जाता है, और जो द्रव के रूप में है नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, वो भी माना जाता है। ठीक, फिर उसके देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो वायु का आवरण है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। फिर देखिए, हमारी पृथ्वी का वह भाग जहां ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। यानी इन तीनों के संपर्क से जो परिस्थितियां क्रिएट होती हैं उसको कहा जाता है जैव मंडल। यानी वहां पर जीवधारियों का जन्म होता है, जीवधारी वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जैव मंडल में ही सभी जीवधारी पाए जाते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब हमारे जो स्थल मंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और हम उसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से निर्मित हुआ है। ठीक, देखिए, हमारी पृथ्वी के केंद्र को देखिए क्रोड कहा जाता है, और क्रोड के ऊपरी परत को मेंटल कहा जाता है, और मेंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को इमेज में दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए, जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का निवास होता है, वो क्या कहलाता है? ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, ये देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है? 0 से 30 किलोमीटर के अंदर, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 30 किलोमीटर तक गहरा होता है। उसके बाद फिर देखिए, 30 से 200 किलोमीटर का जो लेयर है वो क्या है? उसको निचली क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए, इसको कोनराड असंबद्धता भी कहा जाता है। ये भौगोलिक शब्दावली है, आप लोग उसको जानेंगे तो भी अच्छी है बात है, नहीं तो कोई इतनी खास जरूरत नहीं, लेकिन बस हमको ये जानना जरूरी है कि हम पृथ्वी का जो पूरा अर्ध व्यास है उसको कितने भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, उसके नीचे आता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है। मेंटल भी देखिए क्या होता है? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ये देखिए कहां से कहां तक होता है? 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, वाह्य क्रोड है, यानी क्रोड आ जाता है अंतिम हिस्सा, इसमें भी वाह्य और अंतिम है। ये देखिए 2900 से लेकर 6370 तक। यानी अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो भी संरचना है वो देखिए, इसको अगले इमेज में हम लोग देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां देखिए, ये देखिए आपको एकदम अच्छे से क्लियर में हो जाएगा। देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए सबसे बाहरी वाला, उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और ये कैसा होता है? ठोस होता है, चट्टानी रूप में होता है। फिर देखिए, इसके नीचे वाला जो हिस्सा मैंने आप लोग को अभी दिखाया, मेंटल, ये देखिए क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी ये भी चट्टाने होती है लेकिन
तरल रूप में होती हैं। फिर इसके बाद देखिए ऊपर, इसके बाद आएंगे और नीचे जो आउटर कोर है, यानी ऊपर वाला जो कोर वाला हिस्सा है वो क्या है, लिक्विड है, और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है मैं अभी बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद देखिए इनर कोर पाया जाता है, ये देखिए सॉलिड है, यानी अगर हम देखा जाए तो जो पृथ्वी का सबसे जो अर्धव्यास वाला हिस्सा वो कैसा है, सॉलिड है, फिर उसके ऊपर लिक्विड है, फिर अर्ध तरल है, फिर सॉलिड है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी ठोस, तरल, अर्ध तरल, फिर तरल, फिर ठोस, इस प्रकार से। ठीक है, इसी संरचना को देखिए एक और तरीके से देखा जाता है, जिसमें देखिए आप लोग देखेंगे सियाल, सीमा और नीफे कहा जाता है। ये तीनों लेयर को इस नाम से भी, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार इस तरह से भी जाना जाता है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी जो ये ऊपरी परत होती है यहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इन्हीं के नाम पर इस परत का नाम भी रखा गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी जो दूसरी परत होती है वहां पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती हैं, और जो तीसरी लेयर है उसमें निकेल और फेरस, फेरस का मतलब लोहा। ठीक, तो इस प्रकार से इन परतों को ये और भी नाम दिया जाता है। देखिए और देखिए देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है, उसके ऊपर ऊपरी मेंटल है, उसके बाद निचला मेंटल है, उसके बाद लोअर मेंटल है, उसके बाद देखिए डी लेयर है, इसके बाद आउटर कोर है, इनर कोर है। ठीक, यानी जो सबसे मध्य वाला हिस्सा है पृथ्वी का वो ये है। ठीक, और देखिए इसको, अब देखिए, अब ये देखिए ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला हिस्सा है उसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, जिसमें निचला जो भाग धसा हुआ है वो किस रूप में है, ओशन के रूप में, महासागरों के रूप में, और जो क्रस्ट का कुछ हिस्सा जो उठा हुआ है वो क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय है, यानी जिसे हमारे बहुत दुनिया में बहुत सारे महाद्वीप पाए जाते हैं, महादेश पाए जाते हैं, वो स्थल भाग में पाए जाते हैं, और ये जो महासागर है वो नीचे पाए जाते हैं। फिर देखिए लिथोस्फेयर, ठीक है, अपर मेंटल, और ये एथेनोस्फेयर लोअर मेंटल, यानी इसके जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, मेंटल होता है। लेकिन हम लोग जहां रहते हैं, जहां पे सभी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जहां पे सभी प्रकार के सागर महासागर पाए जाते हैं, वो कहां पर होते हैं, क्रस्ट पे होते हैं। ठीक है, सागर महासागर क्या होते हैं कि जो महाद्वीपीय भूमि होती है उससे थोड़े से निचले हिस्से में होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक, इसको देखिए, यहां पर देखिए, एकदम इसको क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट ना रहे। देखिए एथनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये देखिए क्रस्ट है, फिर देखिए मीसोस्फेयर सॉलिड है, फिर देखिए ये जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको 2900 किलोमीटर, फिर ये देखिए 2900 से लेके 6371, इसको कोर कहा जाता है, इसको मेंटल कहा जाता है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है उसको क्रस्ट कहा। ठीक, और देख लीजिए, देखिए इस इमेज में और भी क्लियर हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर महासागर है, फिर ये महाद्वीप है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए बाकी जो बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं वो इसके अंदर ही वाले हिस्से में पाई जाती हैं। फिर देखिए सॉलिड लिक्विड मिक्स में अर्ध तरल, और उसके ऊपर फिर सॉलिड। ये आपका पृथ्वी के जो संरचना थी, आंतरिक संरचना, इसका आप लोगों ने इमेज के माध्यम से देखिए एक्सप्लेनेशन देख लिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं आगे की चीजों पर। आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के परिमंडलों का नाम हमने देखा, उनको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रीक भाषा से। देखिए पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें देखिए जो सबसे पहला लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, यानी जो ठोस भाग होता है लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, वो लिथोस नामक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। पत्थर का मतलब कठोर या ठोस। एटमॉस का अर्थ है वाष्प, यानी
लिथोस एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, तो वायुमंडल का अर्थ होता है वाष्प, यानी जो हवा के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। तो ये वहां से ह्यूडर का अर्थ है जल, यानी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किससे बना है? ह्यूडर नामक लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जल। ठीक। और बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन, जिसका मतलब होता है बायोस्फेयर। यानी देखिए चारों, यानी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, चारों जो शब्द हैं वो लैटिन शब्दों से बने हुए, यानी ग्रीक भाषा से बने हुए। अब देखिए इनके बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाए। सबसे पहले स्थल मंडल का। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल की क्या क्या विशेषताएं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है। इसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहां पर्वत, पठार, मैदान आदि भी पाए जाते हैं। फिर देखिए बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। देखिए विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है, यानी जो महासागर होते हैं उनका जल स्तर हर जगह समान होता है। ठीक। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। यानी हम लोग देखिए कभी रेलवे स्टेशन पर या किसी सड़क पर कहीं जाते हैं तो किसी चीज की ऊंचाई के लिए देखिए एक बोर्ड लगा रहता है, वहां लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचा। तो हम जिस चीज की भी ऊंचाई मापते हैं स्थलीय भाग की, वो कहां से मापते हैं? समुद्र के तल से, यानी वह स्थान समुद्र के तल से कितना ऊंचा है। ठीक, देखिए वही चीज यहां दिया गया है कि स्थल पर किसी भाग की ऊंचाई अथवा महासागर की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। यानी समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां से किसी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है और यहीं से किसी स्थान की गहराई मापी जाती है। ठीक है, यानी कोई स्थान कितना ऊंचा है, कोई स्थल, और कौन सी चीज कितनी गहराई। ठीक, देखिए जैसे देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं, वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। यानी जो इसकी ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि 8,848 मीटर है, ये कहां से मापी गई है? समुद्र तल से, यानी समुद्र का जो तल होता है वहां से कितना ऊंचा है। ठीक, देखिए फिर उसी प्रकार देखिए ऊंचाई आपने उदाहरण देखा है, अब गहराई के देखिए। जैसे विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेरियाना ट्रेंच। ये कहां पर स्थित है? फिलीपींस के पास स्थित है। देखिए यह समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरी है। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में। ठीक, तो हम लोग को स्थल मंडल में किसका अध्ययन करना है? महाद्वीप का। अब देखिए पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, इनकी संख्या 7 है। क्षेत्रफल के अनुसार ये हैं, देखिए सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल के अनुसार इनका ये क्रम है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जनसंख्या के अनुसार यह क्रम बदल जाएगा। जैसे देखिए जनसंख्या के अनुसार जब देखेंगे तो सबसे पहले पर एशिया रहेगा ही, अफ्रीका दूसरे पर रहेगा ही, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तीसरे क्रम पे कौन आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा।
चौथे क्रम पर आ जाएगी उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिणी अमेरिका, छठवें पर ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर अंटार्कटिका। ठीक, तो ये क्रम भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार पहले जो जो दो हैं वो तो दोनों में है ही, लेकिन बाकी के और चीजों का क्रम बदल जाता है। ठीक, देख लीजिए, यानी अब देखेंगे आप लोग को पता चल रहा है कि एशिया जो महाद्वीप है पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 60% जनसंख्या यही पाई जाती है। देखिए, स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी जो स्थल मंडल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, देखिए अब आते हैं हम लोग एशिया के, यानी जितने महाद्वीप हैं उसमें हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारा देश भारत, यानी हम जिस देश में रहते हैं वह किस भूभाग का अंश है, हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। यानी हम जिस देश में रहते हैं हमारा देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दोनों मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के भी मामले में। फिर देखिए, यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है, यानी पूरे विश्व का जो भूभाग है उसका 1/3, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? एशिया। ठीक है, यानी पूरा लगभग 1/3 हिस्सा, इसका मतलब कि अगर पूरे विश्व को 100% मान लिया जाए तो उसमें से 33% के लगभग केवल जो भूभाग है वो एशिया का है, और जनसंख्या जो है 60% के लगभग यही पाई जाती है। फिर देखिए, इस महाद्वीप में देखिए 50 देश स्थित हैं। ठीक है, जिसमें से जो प्रमुख देश हैं, देखिए अपना देश भारत है जैसे, उसके बाद चीन है, उसके बाद देखिए ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। ठीक, इसके अलावा भी और से बहुत से देश हैं, लेकिन ये क्या है कि प्रमुख प्रमुख देश हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर स्थित है, तथा इसके दक्षिण में देखिए हिंद महासागर स्थित। अभी मैं आपको इसको इमेज के माध्यम से भी दिखा दे रहा हूं। फिर देखिए, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। फिर देखिए, सिंगापुर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ये एशिया महाद्वीप में है। फिर देखिए, हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। फिर देखिए, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। ठीक, फिर देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, वो 8,848 मीटर है। फिर देखिए, दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, दक्कन का पठार, पामीर का पठार यहाँ के प्रमुख पठार हैं। फिर देखिए, एशिया में ही फिलीपींस द्वीप के पास विश्व की सबसे गहरी खाई, जिसकी देखिए गहराई कितनी 11,022 मीटर, कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसका नाम क्या है? मारियाना गर्त, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोग को पीछे भी बताया है। इसके बाद देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर और समुद्र तल से 1485 मीटर एशिया में ही है। ठीक, उसके बाद देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई, वो भी एशिया में स्थित है। फिर देखिए,
विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई 4267 मीटर पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील, देखिए कहां पर है, लद्दाख एवं तिब्बत में है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे देखिए अपने देश में बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, हांगहो, इरावदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इस महाद्वीप में बहती, ठीक है। यानी कुछ भारत की नदियां हैं, कुछ चीन की नदी है, कुछ म्यांमार की नदी है, कुछ अपने पड़ोसी देशों की नदियां, ये इस महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक। फिर देखिए कुछ इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जैसे देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा सन 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी एशिया महाद्वीप में स्थित हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। वो लोग कब चढ़े थे? 1953। फिर उसके बाद देखिए जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक। उसके बाद देखिए आएंगे माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो ये जो बातें थी अभी मैंने आप लोगों को एशिया महाद्वीप के बारे में बताई है, ठीक। आप देखिए इसको हम लोग आपको मैप में मैं दिखा दे रहा हूं, हम लोग इसमें देख ले रहे हैं कि हमारे एशिया महाद्वीप का स्ट्रक्चर कैसा दिखता, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद क्रम वाइज और भी महाद्वीपों का अध्ययन किया जाए, ठीक। आइए एशिया महाद्वीप को देखते हैं। देखिए इसमें देख लें तो दिख रहा है आपको कि पूरे स्थल मंडल पे जो 7 महाद्वीप हैं उनको देख लीजिए वो कैसे कैसे किस किस स्थान पर स्थित। जैसे देखिए ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी मान लीजिए, इसमें देखिए एशिया महाद्वीप देखिए ये रहा, ठीक। फिर देखिए ये रहा यूरोप, देखिए यहां तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद देखिए ये रहा अफ्रीका, ठीक है। ये रहा देखिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये देखिए साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया और ये देखिए अंटार्कटिका, ठीक। फिर देखिए उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो महाद्वीप एशिया है इसके देखिए उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर, देखिए ये चीज दिख रही है। उसके बाद देख लीजिए और भी जो महासागर है, देखिए अपने एशिया महाद्वीप के देखिए पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में देखिए कोई महासागर नहीं है, छोटे छोटे सागर हैं और उसके बाद 2 महाद्वीप हैं, यूरोप और अफ्रीका, ठीक। ये रहा और देखिए इसको तो देखिए इसमें देख लीजिए, ठीक। ये स्ट्रक्चर देखिए एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक। ये विभिन्न महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम, ठीक। अब देखिए इसके अलावा देखिए कुछ द्वीप भी होते हैं, जैसे देखिए चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं। प्रायद्वीप देखिए क्या होते हैं, यानी इनका कुछ स्थलीय भाग जो होता है जल के अंदर तक धंसा होता है और जल इनके कुछ अंदरूनी हिस्सों को काटकर प्रवेश कर गया होता है, तो देखिए वो प्रायद्वीप कहते हैं। यानी द्वीप के जैसे दिखते हैं, प्राय पूरी तरह से नहीं होते हैं लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जल से घिरा होता है। देखिए उप महाद्वीप देखिए क्या होता है, उप महाद्वीप का मतलब होता है कि जो महाद्वीप तो नहीं होता है लेकिन महाद्वीप जैसा दिखता है, ठीक है। तो अपना देश देखिए भारत देखिए क्या दिख रहा है, महाद्वीप के जैसे दिख रहा है। इसका देखिए बहुत विशाल स्ट्रक्चर है और ये उप महाद्वीप की संज्ञा में माना जाता है। फिर देखिए महाद्वीप देखिए ये तो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फिर उसके बाद देखिए खाड़ी जो होती है, देखिए खाड़ी का मतलब होता है वही कि जब किसी स्थलीय भाग को समुद्री जल काट के
प्रवेश कर जाता है, देखिए यहाँ पर ऐसे स्थलीय भागों को काट कर यहाँ जल प्रवेश कर गया है, तो देखिए खाड़ी जैसी स्थिति होती है। और देखिए खाड़ी का गल्फ भी होता है और बे भी होता है। बे देखिए बहुत चौड़ी होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। देखिए इस भूभाग के अंतर में बहुत अंतर है, गैप है। यहाँ देखिए क्या है, कटा फटा है, तो इसको कहा जाता है गल्फ। लेकिन जो देखिए एकदम बहुत चौड़ा हिस्सा होता है जल का दो भूभागों के बीच में, उसको कहा जाता है बे। ठीक, जैसे देखिए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आप जब देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो हिस्सा है बहुत चौड़ा हिस्सा है और वहां पर समुद्री जल का प्रवेश बहुत विस्तृत है, तो इसलिए उसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। उसी प्रकार देखिए जो हम लोग भारत में अपने नक्शे में देखते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी का मतलब क्या होता है कि जो गुजरात के पास वाला हिस्सा है वहां देखिए बहुत छोटे से भूभाग में और अंदर तक जल प्रवेश कर गया है, तो उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। फिर देखिए जल संधि यानी दो स्थलीय भागों को मिलाने वाला जो जल, जैसे देखिए दो स्थलीय भाग के बीच यहाँ देखिए दो सागर हैं और इनके बीच में गैप होता है, तो दो सागरों को मिलाने के लिए जो आपस में जल की राशि होती है उसी को कहा जाता है जल संधि। फिर देखिए चैनल का मतलब होता है कि वही चीज कि दो जलीय भाग को आपस में जोड़ने वाला हिस्सा। ठीक, देखिए ये होता है सागर महासागरों की अपेक्षा छोटे होते हैं और महासागर बहुत बड़े। ठीक, अब देखिए विश्व में कितने महासागर हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर है और पांचवें नंबर पर अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर अपने पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसको और भी इमेज में देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सबसे बड़ा प्रशांत महासागर यानी फर्स्ट, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिक महासागर। ठीक, अब देखिए मैं आपको एशिया महाद्वीप का मानचित्र दिखा देता हूं। देखिए एशिया महाद्वीप देखिए किस प्रकार से दिखता है। देखिए ये एशिया है, इसमें देखिए यहाँ हमारा देश भारत है। ठीक, इसके बाद देखिए चाइना है, उसके बाद देखिए रसिया है, रूस देखिए एशिया में भी है और यूरोप में भी। देखिए यहाँ तक ये जो हिस्सा है यहाँ तक ऐसे देखिए ये क्या है, रूस का हिस्सा जो है एशिया में। इसके बाद वाला ये वाला जो हिस्सा है देखिए रूस का, वो यूरोप में। ठीक, उसके बाद देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ठीक है, देखिए भूटान, नेपाल, ये बहुत सारे जो देश हैं। उसके बाद देखिए जापान है, फिर देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, उसी प्रकार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। देखिए ये सब जितने दिख रहे हैं सब किसके पार्ट हैं, अपने महाद्वीप एशिया के। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सऊदी अरब है, फिर देखिए लेबनान है, सीरिया, इराक, बहरीन, ईरान, देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सारे जो कहाँ पर हैं, अपने महाद्वीप एशिया में। ठीक है, इसके देखिए दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर के दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, देखिए कर्क रेखा देखिए हमारे एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा, और ये हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भूमध्य रेखा है वो भी हमारे एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, लेकिन कहां पर, दक्षिणी हिस्से से, यानी जो कुछ द्वीपीय देश हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक, और देखिए और इमेज में देख लीजिए, ये देखिए फिजिकल इमेज है। देखिए इसमें देखिए ये हिमालय पर्वत को दिखाया गया है, इसमें देखिए तिब्बत का पठार दिख रहा है, फिर उसके बाद देखिए इंडो चाइना पेनिनसुला दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब जो ब्राउन कलर से दिख रही है क्या है, ये सब पहाड़ियां हैं। ठीक है, ब्राउन कलर से दिख रही है सब पहाड़ियां हैं, और जो व्हाइट दिख रहा है ये क्या है, पर्वतीय भाग है। ठीक है, देखिए ये सब पर्वतीय पहाड़ी भाग है जो ब्राउन दिख रहा है, और जो ग्रीन भाग दिख रहा है ये कैसा भाग है, जो मैदानी स्थलीय भाग है जहां पर
खेती कृषि की जाती है, जहां पर जीवधारियों का जमावड़ा ज्यादा होता है। ठीक, देखिए उसके बाद ये जो नीला नीला हिस्सा है सब देखिए क्या है, सागरीय हिस्सा है। ठीक, देखिए इस तरह से, देखिए ये क्या है, देखिए इस तरह से एशिया का स्ट्रक्चर है, तब बड़ा। ठीक, देखिए और भी इसको देख लीजिए, देखिए दक्षिण में आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी, देखिए मैंने आपको बताया ना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए जल का हिस्सा बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये देखिए जो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मन्नार की खाड़ी, देखिए खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब देखिए क्या है, ये सब बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं, जो जल का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और जल बहुत अंदरूनी हिस्से तक प्रवेश कर जाता है, तो उसी को कहा जाता है खाड़ी। और यहाँ देखिए बहुत बड़े हिस्से में प्रवेश करता है, तो ये है बे। ठीक, देखिए दक्षिण चीन सागर, ठीक है, गल्फ ऑफ देखिए थाईलैंड, गल्फ का मतलब देखिए छोटा जलीय हिस्सा जो स्थलीय भाग को काटकर अंदर तक प्रवेश करता है। ठीक, उसके बाद देखिए अरल सागर, कैस्पियन सागर, देखिए देखिए ये सब जो है, देखिए ये सब इधर के, देखिए साइबेरिया, ठीक है, फिर देखिए बैकाल झील, ये सब ये रूस के हिस्से हैं सब, रशियन जो है, रशिया मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि एशिया में भी है और यूरोप में भी। देखिए टकला मकान का डिजर्ट है, गोबी का मरुस्थल है, तिब्बत का पठार है, ठीक है, सिंधु नदी है, देखिए गंगा नदी है, हिमालय पर्वत है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, यांगसी नदी है, ठीक है, एलओसी है, ठीक है, जापान सागर है, सारे कहाँ पर है, एशिया में। देखिए अरब सागर है, अरब सागर देखिए अपने मुंबई के यानी पश्चिमी हिस्से में अरब सागर है, और ये अरब सागर कहाँ तक फैला हुआ है, सऊदी अरब, ओमान, अमन, ये सब इधर भी फैला हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल क्या क्या हैं, उनका क्या नाम है, उनको हम कैसे पहचानते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, और उसके बाद फिर स्थल मंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और महाद्वीपों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप किस प्रकार से विशिष्ट है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप की क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, क्या क्या खासियत है। आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब चीजें देखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के महाद्वीपों के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।